आज से है मार्च सीरीज का आगाज और शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन खबर। जी हाँ, हिंदुस्तान के पायलट अभिनंदन की आज होगी वतन वापसी। करेंसी मार्केट कल इसे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट में क्या आज एक्शन पॉजिटिव साइड पर बढ़ेगा? इस खबर के दम पर लेंगे इसका जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिम्पी कालरा। एक बार कुछ अहम ट्रिगर भी देख लेते हैं जो आज मार्केट्स पर अपना असर डालेंगे। उस ट्रिगर में सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स ही हैं। ग्लोबल मार्केट्स सब मिले जुले हैं। यूएस के अंदर हल्की सी गिरावट के साथ, कमजोरी के साथ वो बंद हुए, लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी भी सपाटी है। हाँ, एशिया के बाजार थोड़े ठीक ठाक आज काम कर रहे हैं। रुपया इस बीच बाजार से मजबूत हुआ। ये दूसरा अहम ट्रिगर है। कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले लिए गए। कल एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। रात को 9 बजे बाकायदा कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हुई, तो इससे गंभीरता इसी से समझी जा सकती है। इसके अलावा चेयरमैन पद छोड़ेंगे नरेश गोयल, इसको लेकर आज आखिरी फैसला, आखिरी पुख्ता खबर आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 2 मुश्किलों में से एक मुश्किल हल हो जाएगी, जो कि नरेश गोयल के बोर्ड के छोड़ने के बाद थी। तो इन सभी चारों खबरों का असर आज मार्केट पर पड़ेगा। लेकिन खैर, इस बीच जो कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई वो देश के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। और आज हम अभिनंदन का अभिनंदन अपने ही देश में करेंगे, अपने वतन में करेंगे। अनिल जी, कल जब ये खबर आई तब मार्केट तो खैर बंद हो चुके थे, लेकिन जब उसकी शौर्य गाथा हम अभिनंदन की जान रहे थे तो उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के जरिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान में वो जब अरेस्ट हुए, तो उससे पहले वो तालाब में डूबे और सारे उन्होंने नेविगेशन जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सबके इस तरह की सूझबूझ और अभिनंदन का 48 घंटे के अंदर आ जाना, ये इसको कैसे सोचे, इसको कैसे माने, इसको कैसे समझे? ये हिंदुस्तान की ताकत है जो दिख रही है। भले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी संसद में कहें कि हम एक शांति के संदेश के तौर पर उन्हें वापस भेज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बार बार तुलसीदास जी की वही पंक्तियां याद कर रहा हूँ, भय बिन प्रीत ना हो, डर है तो प्यार है, और इसीलिए शांति चाहते हैं। जब डर ना हो तो कोई शांति नहीं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। पहली बात, जिनेवा ट्रीटी है, जिन्हें उसको सबको पालन करना है। अगर आप युद्ध में किसी को बंदी बनाते तो आपको वापस देना ही देना है। दूसरी बात, उन्हें पता है अगर एक अभिनंदन के साथ आप कुछ गलत करेंगे तो हिंदुस्तान में एक थोड़ी है, करोड़ों अभिनंदन है और आप जेल नहीं पाएंगे। तीसरी बात, अगर आपको इतनी शांति पसंद है और अगर आप इतने ही ये मानकर चल रहे हैं कि अभिनंदन को लौटाने से शांति हो जाएगी, तो लौटाइए अजहर मसूद अहमद को, लौटाइए। हाँ, सारे जितने लंबी चौड़ी, मैं तो नाम भी याद नहीं रखता है आतंकवादियों को। कहिए हिंदुस्तान की सेना को कि आपको एक दिन का टाइम है, जहाँ पाकिस्तान में आपको लगता है कि आतंकवादी, जाइए उन्हें ठोक के आइए, उनके ठिकानों को नष्ट कीजिए, हम आपको एक दिन की छूट देते हैं। अगर आपसे लौटाया नहीं जाता, हमें एक दिन की छूट दे दीजिए, हम सब खत्म कर देंगे। अगर शांति का आपको संदेश देना तो ये शांति का संदेश है, ये नहीं जो हमारा है हमें दे रहे हैं, उसमें क्या आप शांति कर रहे हैं? जो आपने पाल रखे हैं आप उन्हें लौटाइए, किसी दाऊद को लौटाइए, किसी आतंकवादी को लौटाइए, बिना मांगे लौटाइए, तब तो हम समझते हैं कि शांति। ये तो डर है, आपने बड़प्पन दिखाया। हाँ, ये तो डर है। ये तो डर है। और उन्हें पता है कि जब वो कह रहे हैं कि सीमा पर तनाव कम होने के बाद हम लौटाएंगे, तनाव तो कम होगा ही नहीं जब तक वो घर नहीं पहुंचेंगे। और हिंदुस्तान 7-8 दिन के लिए इंतजार करने के मूड में था नहीं। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर था। तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान की कूटनीतिक पराजय है। रणनीतिक पराजय भी आप देख ही चुके हैं, आगे भी दिखेंगे। उन्हें पता है कि इस वक्त लड़ने में कोई समझदारी नहीं, जैसा हिंदुस्तान का है वो मान ले, अच्छा होगा। बाकी बचे हुए आतंकवादियों के साथ वो इस तरह की एक सख्त कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान के हवाले करें। ठीक है। इस तरह की कूटनीतिक जीत के बाद, इस तरह के शौर्य के बाद बाजार इस खबर को कैसे देखेगा? देखिए, बाजार के लिए खबर इस लिहाज से अच्छी थी और कल करेंसी मार्केट ने आखिरी घंटे में एक अच्छा रिएक्शन 50 पैसे की मजबूती का इसी वजह से दिया कि इससे तनाव कम तो होगा। ये बात तो हमें माननी होगी कि तनाव कम होगा। अगर वो नहीं लौटाते या लौटाने में देरी करते तो जाहिर सी बात है कि वो तनाव बना रहता या बढ़ने की आशंका बनी रहती है। लेकिन मैं अब भी कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं हमारे एक जांबाज सैनिक को वापस लौटाने की बात को मैं पॉजिटिव समझता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब तनाव जीरो और कल से हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ दोनों ही देश जीना शुरू करें। जी नहीं, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज़ समझ लीजिए, कल फिर से देर शाम जो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत साफ कहा है उन्होंने, हमने आक्रमण जो किया है वो आतंकवादियों के ठिकानों पर किया है, और पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की वो हमारे मिलिट्री फोर्सेस के ठिकानों पर करने की है। मिलिट्री फोर्सेस के ठिकानों पर आप हमला करते हैं, इसका मतलब ये कि आप युद्ध चाहते हैं, आप देश पे हमला कर रहे हैं, आप देश पर हमला कर रहे हैं। तो ये इस गलतफहमी में ना रहे
न हम, न पाकिस्तान, न कोई और, कि तनाव खत्म हो चुका है। मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, ये खबर पॉजिटिव है। करेंसी मार्केट में रिएक्शन आया है, इक्विटी में भी आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ये अभी भी आपको कुछ दिन, कम से कम एक हफ्ता बॉर्डर के डेवलपमेंट पे नज़र रखनी ही रखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कल से 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, सोमवार को महाशिवरात्रि की छुट्टी है, तो ऐसे में बाजार 3 दिनों बाद खुलेंगे। तो मेरी राय यही होगी कि अगर इस खबर को आप बाजार के एंगल से देख रहे हैं तो बाजार के एंगल से बेहद साफ है कि आपको सावधानी भरा ट्रेड रखना है, पोजीशंस हल्की रखनी है, वो चाहे किसी भी तरफ की हो, तेजी की हो या मंदी की। अगर जाहिर सी बात है कि अगर कुछ लोग कल तेजी मंदी की पोजीशन लेकर गए तो आज शायद मुझे लगता है भले ही एसजीएक्स निफ्टी सुस्ती दिखा रहा हो, मेरे हिसाब से तो इस खबर के बाद एसजीएक्स निफ्टी क्यों ना आधा % मजबूत खुले, खुलना चाहिए, क्यों ना खुले। इतनी बढ़िया खबर है, इतनी अच्छी खबर है, हमें मजबूत खुलना चाहिए। ठीक है, अब एसजीएक्स निफ्टी नीचे है तो है अपनी जगह, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको वोलेटाइल ट्रेड अभी भी देखने को मिलेगा। हल्के रहने में समझदारी, जो कुछ आपको बड़ा एक्शन करना है मंगलवार से करिए। ठीक है, बॉर्डर से बस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली, जहाँ पे कल ताबड़तोड़ फैसले लिए गए कैबिनेट की तरफ से। क्या बात है। एक दो नहीं बल्कि 10-10 फैसले एक ही दिन में ले लिए गए, और गंभीरता ऐसी से कि रात को 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन्होंने इस फैसलों के बारे में जानकारी दी है, तो इस फैसलों को कैसे समझे? एक्शन में सरकार और काफ़ी कुछ काम इलेक्शन के पहले निपटाना चाहती है। जैसे आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए मुश्किल होगा कि बड़े फैसले लिए जाए। और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि एक और जहाँ आप देखिए बॉर्डर पर इतना तनाव चल रहा है, पूरा देश हाई अलर्ट पर है, सब कुछ है, उसके बावजूद कैबिनेट देर रात तक बैठकर फैसले ले रही है, अहम पॉलिसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रही है। ये मतलब आप ये देखिए कि कहीं ऐसा नहीं कि एक चीज़ के पीछे दूसरे काम रुक रहे हों। और कल के तो जो फैसले में काफ़ी अहम है, कई सेक्टर्स को प्रभावित करने वाले हैं, तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कितने एक्टिव हैं हिंदुस्तान में लोग और लीडरशिप, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है। तो कल जो फैसले हुए वो वाकई में इकोनॉमी के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से बहुत अहमियत वाले, अच्छे हैं। ठीक है, तो कल ये कैबिनेट के फैसले हुए, ये इकोनॉमिक दृढ़ता को, सुदृढ़ता को आपके दिखाता है, और अभिनंदन की वापसी, ये डिप्लोमेटिक जीत तो है कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को चाहे कैसे भी समझें उनको वापस तो देना ही पड़ रहा है। अभिनंदन का आज अभिनंदन पूरा देश फिर से करेगा। आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच हम कुछ और संकेत भी जानते हैं। ग्लोबल मार्केट से लेकर ट्रेंड ये क्या कहता है? देखिए, ग्लोबल संकेत थोड़े न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि वैसे तो अमेरिकी बाजार मिले जुले से दिख रहे हैं डिम्पी आपको, लेकिन ट्रेड वॉर को लेकर अभी भी फाइनल सिचुएशन आना बाकी है कि क्या कुछ हो रहा है। किम जोंग साहब की बातचीत बीच में रह गई, वो तो खैर कल हम पचा चुके हैं। तो ऐसे में न्यूट्रल संकेत है। एशियाई बाजारों में मिली जुली सी शुरुआत है, हांगकांग थोड़ा सा हरे निशान में है। एफआईएस के डेटा पॉजिटिव साइड पर है ही, घरेलू फंड्स के डेटा नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पे, नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने न्यूट्रल ही लिखा क्योंकि उसमें एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है। वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल है, सेंटीमेंट अब भी सावधानी भरा है, और ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। ये सारे संकेत आपके लिए। जहाँ तक आज के बाजार का सवाल है, 10,800 निफ्टी पर निर्णायक लेवल का काम करेगा कल ही की तरह। कल भी आपने देखा पूरे दिन भर छोटी रेंज में घूमकर 10,800 के नजदीक ही जाकर बंद हो गया। कल निर्णायक लेवल पर ही बंद हुआ। सेम बैंक निफ्टी भी कल निर्णायक लेवल पर ही जाकर बंद हुआ है, जो कि कल हमने 26,800 दिया था। आप देखिए एक्सपायरी के दिन जो सुबह निर्णायक लेवल है 3:30 बजे आपको क्लोजिंग वहीं मिल रही है। ठीक है, निफ्टी 10,750 10,875 ये है आपके लिए छोटी ट्रेडिंग रेंज, 10,725 10,900 मीडियम रेंज, और 10,700 से लेकर 10,925 ये एक्सट्रीम रेंज आप मान कर चल सकते हैं। 10,925 या इफेक्टिवली 10,935 लिख सकता था, मैंने राउंड फिगर पर 10,925 लिख लिया। ब्रॉडली ये रेंज है जिसको बाजार रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। आज सीरीज का पहला दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, लंबा वीकेंड भी है। चांसेस किसके ज्यादा है, मीडियम के, एक्सट्रीम में रहेंगे या फिर स्मॉल में भी रह सकते हैं? मीडियम यानी कि 10,725। नहीं, अच्छा मीडियम, तीनों ऑप्शन दे रहे हैं तो स्मॉल रेंज के चांस ज्यादा है। अच्छा, स्मॉल के चांस, स्मॉल रेंज के चांस ज्यादा है कि 10,750 आप तोड़े ना, 10,875 के ऊपर जाए ना, ये संभावना ही ज्यादा। बैंक निफ्टी 26,725 26,925 ये छोटी रेंज है। बैंक निफ्टी की राउंड फिगर में नहीं है ये आज। 26,725 26,925 26,600 से 27,000 मीडियम रेंज है, और 26,500 से 27,150 ये एक्सट्रीम रेंज है। देखिए, फिर यही कहूँगा डिम्पी की ट्रेड करने के लिए सिंपल है, क्वांटिटी कम रखनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने हैं, डीप स्टॉप लॉस रखने हैं, किसी भी तरह के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, छोटे मुनाफे के लिए लेना है। अगर इतने सारे 5 आप वो टिक लिस्ट कर सकते हैं तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज एंजॉय कीजिए। इस वक्त के मार्केट को देखिए, एंजॉय कीजिए, खबरों को देखिए, सुनिए, समझिए।
ठीक है, बाजार कहीं नहीं जा रहा है, इन सब थोड़ी चीज़ों से थोड़ा हल्के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सौदे मिल भी जाएंगे। खैर अब आते हैं पोजीशंस पे जिनकी पहले की लॉन्ग पोजीशन यानी कि ताज़ा उनकी खरीदारी है, पहले की खरीदारी, उनको क्या करना है? 10,725 वही इंट्राडे का स्टॉप लॉस है, कुछ इसमें बदलाव नहीं। 10,725 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करें दिन के दौरान तो अपनी पोजीशन को काट लीजिए। 10,850 10,875 के टारगेट के लिए अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए आपको। क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए जो लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस है वो 10,775 3 दिनों से लगातार आप कह रहे हैं 10,775 के नीचे बंद हो तो ही। कल तो बकायदा मैंने आपसे पूछा भी था कि 770 ऐसा क्या हो गया कि 770 ही टूटने में नहीं आ रहा। देख लो आप ये पिछले कितने मतलब 1 2 3 4 5 6 सेशन तो मैं लिख चुका हूँ। 6 सेशन 10,790 10,792 10,789 इन लेवल पर बंद हो रहा है। तो मतलब 10,790 के नीचे ही बंद नहीं हो रहा है। एक तरह से मैंने सेफर साइड पर 10,775 लिखा है। तो 10,775 के नीचे बंद होगा तो आपको तेजी की पोजीशन खत्म करनी है। 10,875 10,925 टारगेट के लिए होल्ड करना है। बैंक निफ्टी इंट्राडे का स्टॉप लॉस है अगर तेजी की पोजीशन है तो वो है 26,700। 26,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आज फिसले तो अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। 26,900 27,000 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। क्लोजिंग बेसिस पर 26,750 जैसे निफ्टी है ना 10,800 के करीब बार बार क्लोज हो रहा है 10-15 पॉइंट, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी ये बता रहा है कि ये 26,800 के नज़दीक बार बार क्लोज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 26,800 के बहुत नीचे जाकर क्लोज नहीं हो रहा। इसलिए मैंने आज 26,750 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखा है। अगर आज 26,750 के नीचे क्लोज होते हैं तो नीचे के लिए आपके 250 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है अगले हफ्ते के लिए, तो वहां पर आप फोकस कीजिए। 27,000 27,050 27,150 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी की पोजिशनल जो आपकी पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास पहले से शॉर्ट पोजीशंस भी होगी, उनको क्या करना चाहिए? दोनों, चाहे वो इंट्राडे है चाहे क्लोजिंग बेसिस पर 10,900 ये आपका स्टॉप लॉस है। 10,900 के पार निकल कर ट्रेड करें, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस है। 10,750 10,725 ये है आपके लिए टारगेट। पोजिशनल है तो 10,900 का क्लोजिंग का इंतजार करें। इंट्राडे के लिए तो 10,900 इंट्राडे में पार होते काट लें। ठीक है, 10,900 होगा मेन लेवल है। और बैंक निफ्टी के लिए भी सेम लेवल है 27,000। इंट्राडे के लिए भी 27,000 के पार निकले काट लीजिए और पोजीशनल के लिए भी 27,000 है। हैंड्स प्रूव्ड लेवल है, कई दिनों से ये नोटिस हैंड्स प्रूव्ड लेवल। हाँ बिल्कुल। मैथमेटिक्स बहुत पढ़ी नहीं, बस ऐसे ही याद आ गया एकदम से ध्यान। फॉर्मूला याद नहीं रहे लेकिन ये याद रह गया हैंड्स प्रूव्ड। फॉर्मूला भले भूल जाए, हैंड्स प्रूव्ड याद रहे, ये ठीक है। हाँ कई बार ऐसा होता है, हम भी ये सोचते थे कि अगर सपोज एग्जामिनर है उसको तो 500 कॉपी 1000 कॉपी जांचनी है, ठीक है, वो हर कॉपी थोड़ी पूरी देख सकता है। लास्ट में हैंड्स प्रूव्ड तो लिख ही दो, हो सकता है उसको वो ये समझ जाए कि ऊपर भी अंदर जो लिखा होगा वो सही लिखा होगा। एक बार ऐसे ही हुआ है, ऐसा हुआ है ना, क्वेश्चन ऐसे ही किया। मुझे आपको देखते ऐसा क्यों लगा ये सोचिए। तो एक फॉर्मूला था मैथमेटिक्स को आगे पीछे ऊपर नीचे करके नीचे लिख दे हैंड्स प्रूव्ड। हाँ बस, और पूरे नंबर मिल गए सर। देखो ये स्मार्टनेस है डिम्पी जी की, ऐसे ही थोड़ी इतना आगे बढ़े हैं। ये तो गलत चीज है, ये तो टीवी पे प्रचार हो रहा है ऐसे फालतू में। ऐसे में पढ़ाई में बहुत होशियार था। हाँ नहीं पढ़ाई में बहुत होशियार था। नहीं गलत बात है, होशियार है। था क्या होता है? अभी तो आपका जमाना चल रहा है डिम्पी जी। हाँ तो ये तो बस वैसे ही बात निकली तो एक बार आपको मजाक के तौर पर बता दें, तो वैसे पढ़ाई में होशियार था। अच्छा, दूसरा आप आते हैं नई पोजीशंस बनाते समय क्या करें? नई पोजीशन जो बनानी है आपको 10,725 10,750 की रेंज में निफ्टी मिलता है, वहां पर खरीदारी कीजिए। 10,700 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 800 और 850 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने के लिए परफेक्ट जोन है 10,725 10,850। वहाँ मौका है तो जरूर खरीदना चाहिए। एक स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा कर लेना ही चाहिए। वहाँ पर मूड खराब मत करिएगा कि नहीं लूंगा, ऐसा नहीं, वहाँ पर लीजिएगा। बेचना है 10,875 से 10,925 की रेंज में बिल्कुल बेचना चाहिए। वहाँ है तो फिर घबराइएगा मत, बेचना है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ट्रेड लेना है तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, तभी प्रॉफिट बनेगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसे माहौल में तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आप 10,975 का स्ट्रिक्ट लगा कर रखिएगा और 10,825 10,800 10,750 के टारगेट के लिए। इसी तरह से बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन लेनी हो या बेचनी हो? बैंक निफ्टी खरीदना है 26,700 26,750 की रेंज में, बहुत नज़दीक का दे रहा हूँ रेंज, क्योंकि मुझे रिस्क भी कम रखनी है। क्योंकि कल बंदी आप 26,800 के आसपास हुए तो 26,700 26,750 की रेंज में खरीद लीजिए। 26,600 आपका स्टॉप लॉस होगा डिम्पी। 26,900 27,000 के टारगेट के लिए ये खरीदना है। और शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लेवल है 27,000 से लेकर 27,100 की रेंज में। यहाँ पर आए तो बिल्कुल शॉर्ट करिएगा, घबराइएगा मत, रुकिएगा मत, डरिएगा मत। 27,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। 26,900 26,800 आपको फिर मिल जाएगा शॉर्ट काटने के लिए। ठीक है, यानी कि बेचने के और खरीदारी दोनों के मौके मिल सकते हैं। सेक्टर्स बिल्कुल, आज के सेक्टर्स 3 हैं, तीनों उछाल में बिकवाली वाले। IT, ऑयल कंपनीज और एविएशन।
तीनों उछाल में बिकवाली करनी है, जल्दी नहीं है, उछाल में चाहिए। देखिए वैसे कल रुपया मजबूत हुआ है, लेकिन आई डाउट कि रुपया आज बहुत इस हिसाब से टिक पाएगा। कल 50 पैसे की मजबूती थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है डिम्पी कि कच्चा तेल फिर से 67 के आसपास आ गया, तो ज़्यादा नीचे टिका नहीं है, तो इसलिए ऑयल कंपनीज में उछाल में बिकवाली करनी है। एविएशन शेयरों में मज़ा नहीं है, वैसे यहाँ बिकवाली करनी चाहिए। ठीक है, तो आज सीरीज का पहला दिन है, कोई वादा बैन में तो कोई शेयर है ही नहीं। आईटी में एक और है, कल जिस तरह से टीसीएस टूटा है, हो सकता है आज टीसीएस थोड़ा रिकवर करे, लेकिन उछाल में ये भी बिकवाली करने का मौका आपको देगा। ठीक है, अब आते हैं एफआईज और एफ&ओ के कामकाज पे। पहले तो जरा एफआईज का, इन्होंने तो खरीदारी की, लेकिन डीआईज को कल क्या होगा? इन्होंने कल 5000 करोड़ क्यों बेचा? पता नहीं, कुछ ब्लॉक्स होंगे, मैं पता नहीं लगा पाया कि एग्जैक्टली 5200 करोड़ की बिकवाली कहाँ की है, लेकिन फिर भी एक चीज़ समझना चाहिए कि इनको एफ&ओ के एक्सपायरी के डेटा के लिहाज से देखना चाहिए। तो इन डेटा में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपायरी के एडजस्टमेंट भी है इसमें, तो लेकिन बिकवाली बढ़ी हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जब एफ&ओ के हिसाब से आ जाते हैं, एक तो कल रोल ओवर ठीक ठाक रोल ओवर था, ये नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल ओवर था, ठंडे। मैं कमजोर रोल ओवर मानूंगा, लेकिन कमजोर रोल ओवर में चिंता नहीं। देखिए नॉर्मल कोई और सीरीज होती ना, तो कमजोर रोल ओवर में हम ये कहते कि अरे इतना कम रोल ओवर पे हम कैसे आगे जा रहे हैं, लेकिन माहौल इस वक्त जो है देश का, उसको लेते हुए अगर लोग पोजीशन हल्की रखा, अच्छा है ये। मैं कहूँगा ये अच्छी चीज़ है, सेंसिबल चीज़ है कि लोग कम पोजीशन रख रहे हैं, चाहे तेजी को चाहे मंदी की हो। देखो मंदी करने वाले, तेजी करने वाले को डर क्या है, कहीं कुछ सीमा पे तनाव बढ़ गया तो मैं क्यों ज़्यादा तेजी की पोजीशन रखूं, एक बार तनाव खत्म हो जाए तब लूंगा। मंदी करने वाले को टेंशन क्या है, अरे सब इतना सब कुछ हो रहा है, मार्केट तो गिरता नहीं है। हाँ, और थोड़ा भी अच्छी खबर आ गई तो देखो कैसे बढ़ जाए, जैसे करेंसी आज 50 पैसे बढ़ गई। तो दोनों तरह के लोग बराबर टेंशन में हैं, और जब आपको इस तरह का अनसर्टेनिटी वाला माहौल हो तो फिर आप जितना है ना कम रखेंगे पोजीशन उतना बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हल्के नोट पर हम अगली सीरीज में जा रहे हैं, जो बढ़िया है। रोल ओवर देखिए ना, निफ्टी पर सिर्फ 60% के है, ये कई सीरीज के लोएस्ट रोल ओवर है। बैंक निफ्टी में हालांकि 76% है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी 76% होने के बावजूद इन टर्म्स ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा रोल ओवर नहीं है। तो ठीक है, रोल ओवर्स हल्के हैं, वो बहुत अच्छी बात है। 10-800 की इंपॉर्टेंस क्यों समझ? 10-800 के पुट पे हैं 17 लाख शेयर, कॉल्स में है 12 लाख शेयर। वैसे सीरीज की शुरुआत में, ये मैं मंथली वाले बता रहा हूँ, वीकली वाले में तो कोई खास अभी तक पोजीशन बनी नहीं, आज से बनेगी। तो ये इस लिहाज से अहम लेवल है 10-800। बार बार आप 10-800 के आसपास ही तो रोज बंद हो रहे हैं, घूम फिर के आके वहीं बंद हो जाते हैं। 10-700 नीचे अहम सपोर्ट है, 10-900 रेजिस्टेंस है। तो वायदा कारोबार के डेटा क्लियर कट है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखिए, अरे प्रीमियम देखिए 162 पॉइंट की। कल जिन्होंने रोल किए पोजीशंस, उनको ये प्रीमियम का झटके बहुत लगे हैं। प्रीमियम और कईयों में तो खैर डिस्काउंट तो कम ही मिला, बट प्रीमियम के झटके आज प्रीमियम कम होनी चाहिए। 162 पॉइंट की प्रीमियम बनती नहीं है बैंक निफ्टी में, ये प्रीमियम कम होगी। बैंक निफ्टी में भी 26,500 27,000 ये क्लियर कट लेवल दिख रहा है। 27,000 के पार निकल कर टिकेंगे तो फ्रेश तेजी के बारे में सोचिए, अदरवाइज ये 27,000 के आसपास इसके नीचे बने रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं सीधा स्टॉक्स पे, तो देखते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे। बताइए सर, आज का शेयर कौन सा है? इंडिगो ये है आज बिकवाली करने की राय। हम 1-2 बार पहले भी ये देख चुके राय, और हर रोज ये ऊपरी स्तरों से थोड़ा कमज़ोर होता है। जब भी ऊपर आए ये बेचने की राय है। इसके आज जो वजह है बेचने की डिम्पी, वो ये है कि एटीएफ के दाम 8% बढ़े हैं, तो ये मुश्किल भरा वक्त है, दिक्कत तो है ही है। और वैसे भी ये तो तब हालत है इन कंपनी की जब ये अनाप शनाप किराया वसूल कर रहे हैं। आप कोई भी फ्लाइट, घरेलू फ्लाइट, अगर आज शुक्रवार है, अगर गलती से किसी का कहीं बाहर जाने का मन हो गया तो आप है ना फ्लाइट की किराए देखते ही पहले ठुस हो जाएंगे वापस। ऐसी हालत है। मतलब आपको अगर दुबई जाना हो, आपको कहीं सिंगापुर जाना हो, आपको कहीं थाईलैंड जाना हो, आसपास के देशों में श्रीलंका जाना हो, वो सस्ता है। यहाँ से जयपुर, उदयपुर, दिल्ली जाना महंगा है। मतलब यह हालत है। इतने लोकल फेयर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद कंपनियां पैसा नहीं बनाती। जाता कहाँ है तो समझ भी नहीं आता। अब पता नहीं, तो ये इस हिसाब से अगर इन किराए पे ये कंपनियां पैसा नहीं बना सकती तो ज़िंदगी में कभी नहीं बनाएंगी, फिर बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में कच्चा तेल ऊपर है, फिर एटीएफ के दाम बढ़े हैं, इंडिगो हर राइस पे शॉर्ट है, हमारा ये मानना है। तो अभी भी इसको शॉर्ट कीजिए। 1135 ये स्टॉप लॉस है। आज मैं लेवल दे रहा हूँ, कैश के दे रहा हूँ। 1125 का कल ये था क्लोजिंग, 1135 का स्टॉप लॉस रखिए। 1100, 1080, 1070 तक के टारगेट के लिए इंडिगो को शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आज का स्टॉक। एक बार लेवल्स आपने नोट कर ही लिए होंगे। इसमें 11,070 तक जा सकता है शेयर, और 1135 का आप एक स्टॉप लॉस इस पर रख सकते हैं। रजत, पूजा आपको बताने वाले हैं आज खबरों वाले शेयर, दिवांशी आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बता रही है। रजत, कीजिए शुरुआत आज के खबरों वाले शेयर्स की।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो देर रात काम किया सरकार ने, उस पर कैबिनेट ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और दिन भर जो जी बिजनेस ने खबर दिखाई उसकी पुष्टि होती हुई नजर आई। सबसे पहली जो खबर हमने आपको दिखाई थी वो थी कैबिनेट बैठक में नेशनल मिनरल पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है और वही फैसला हुआ। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 को मंजूरी मिली। इंपैक्ट पड़ेगा वेदांता, हिंडाल्को, एनएमडीसी, हिंद कॉपर जैसी कंपनियां कल भी एक्टिव थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे तमाम माइंस एंड मिनरल से जुड़ी कंपनियां। इसके अलावा फेम 2 पॉलिसी, फेम 2 स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 स्कीम जो है ये सरकार ने कहीं ना कहीं प्राथमिकता बना रखी थी कि उसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी अगले 3 साल में और उसको भी मंजूरी दे दी गई है। इंपैक्ट, हिमाद्री केमिकल, इलेक्ट्रा जैसे स्टॉक्स पे आज भी रडार पे रहेंगे ये स्टॉक्स। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर आई है। 10,540 करोड़ के सॉफ्ट लोन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये लोन उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन के जरिए जिन्होंने 2018-19 के जो सीजन है उसमें 25% जो बकाया है किसानों का वो चुका देंगी कंपनियां, उन्हीं कंपनियों को ये लोन, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो शुगर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां आज भी फोकस में रहेंगी। नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2019, इसको भी मंजूरी मिल गई है और ये 5,000 करोड़ का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंड जो है वो सरकार ने क्रिएट किया है। तो आज ये सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनियां जो हैं, खासतौर से मिड कैप कंपनियां, वो कहीं ना कहीं रडार पर रहेंगी। और आखिर में वोडा आइडिया, 25,000 करोड़ के राइट्स इशू के अप्रूवल यहां पर कैबिनेट ने दे दिया है। ये वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत मायने रखता है, तो आज इस स्टॉक पे भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे, सबसे पहले तो आज ऑटो शेयर्स पे नजर रखें क्योंकि आज दिन है जब फरवरी ऑटो नंबर्स आएंगे, तो उसके चलते तमाम ऑटो इंडस्ट्रीज जुड़ी जो कंपनी होंगे खास वहां पर नजर है। और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। अरविंद, ये कंपनी इसलिए आज रडार पर है क्योंकि अनूप इंजीनियरिंग जो कि अरविंद से डीमर्ज होने के बाद ये कंपनी बनी थी, उसकी लिस्टिंग होने जा रही है, तो अरविंद पे नजर रखनी होगी। नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को, इसमें FY19 के लिए डिविडेंड देने पर आज बोर्ड बैठक है, इस पर विचार किया जाएगा, तो नाल्को का स्टॉक आज रडार पर रहेगा। और साथ साथ कोल इंडिया, आज से कंपनी का बायबैक खुलेगा। कल जबरदस्त दौड़ लगाई थी स्टॉक ने, लेकिन 235 रुपये प्रति शेयर के भाव पे 1,050 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो कंपनी बायबैक करने जा रही है। तो आज कोल इंडिया यहां पर भी फोकस रहने वाला है। भारती एयरटेल, देखिए खबर यहां पर यह है कि बोर्ड ने कुल मिलाकर 32,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें से 25,000 करोड़ रुपए के राइट्स इशू और साथ साथ 7,000 करोड़ की रकम जो है वो बॉन्ड्स के जरिए जुटाई जाएगी। लेकिन जो राइट्स इशू आ रहा है उसमें 220 रुपये प्रति शेयर का भाव है, जो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 31% नीचे का भाव है। 25,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू कंपनी लेकर आएगी। और आखिर में है DHFL दीवान हाउसिंग, जिसमें क्रिसिल ने छोटी अवधि के कर्ज की रेटिंग घटा दी है, रेटिंग A1+ से घटाकर A1 कर दी है। ठीक है, ये कुछ एक अहम फैसले लिए गए जिसमें कैबिनेट के जो अहम फैसले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब फैसले आए रात को पुष्टि हुई, लेकिन ठीक उससे पहले जी बिजनेस ने आपको बता भी दिया था, चाहे वो मिनरल पॉलिसी हो, चाहे वो सॉफ्ट लोन की बात हो, चाहे वो आगरा और कानपुर के बीच में रेल प्रोजेक्ट की बात क्यों ना हो। कल जो बात हुई थी एक बार पहले जरा वो देखते हैं, फिर जानते हैं पूजा से और खबरों वाले शेयर। Asset monetization of PSU. So 7,500 करोड़ तक के लोन पैकेज गवर्नमेंट अप्रूव करेगी जो शुगर मिल्स लेंगे। फेम 2 में ये करीब 10 गुना बढ़ा के 10,000 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट दे रही है। इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को उस पर भी मंजूरी आज आने की पूरी बात हो रही है। पब्लिक सेक्टर PSUs, उस पॉलिसी को भी आज अप्रूवल दिया गया है। शुगर मिल्स के लिए एक सॉफ्ट लोन फैसिलिटी विद इंटरेस्ट सबवेंशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे। फेम फेज 2 1 अप्रैल 2019 से होगा। 10,000 करोड़ के रुपए की लागत के साथ इसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दे दिया है। प्रधानमंत्री जी जीवन योजना, this is meant for providing financial support to integrated bioethanol projects using biomass and other renewable feedstock. इसको भी आज अप्रूवल दिया गया है। तो जी बिजनेस की एक खबर नहीं बल्कि 5-6 अहम खबरों के ऊपर फिर से मोहर लगी है और कल वित्त मंत्री ने ये बात पुष्ट कर दी। अब जरा पूजा से और जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स। पूजा बताएं आप। जेट एयरवेज पर आज नजर रखें, कंपनी लगातार खबरों में है और अब अपडेट आ रहे हैं कि फाउंडर नरेश गोयल ने चेयरमैन पद से हटने को तैयार हो चुके हैं
और इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स आ रहे हैं। कंपनी के 6 और विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं भुगतान ना होने पर, और अगर पिछले 2 महीने की ही बात कर ले तो 19 से 20 विमान कंपनी के ग्राउंडेड हो चुके हैं। तो लगातार बुरी खबरों में जेट एयरवेज आज यहाँ पर नजर रखनी होगी। श्रेय इंफ्रा और रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ी भी जानकारी आपको दे देते हैं। आज ये दोनों ही स्टॉक्स एफएनओ से बाहर हो जाएंगे और अब शेयर पर 20% का सर्किट फिल्टर लागू होगा। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन और प्रमोटर्स की तरफ से भी खरीदारी हुई है। टाटा मोटर्स डीवीआर में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब कल 37 लाख शेयर्स खरीदे थे और ये जो हिस्सेदारी बैठती है करीब 0.7% की बैठती है। रिलायंस इंफ्रा में बिकवाली हुई है। कल हमने देखा था स्टॉक में कमजोरी भी थी और यहाँ पर एसटीसीआई फाइनेंस ने कल कंपनी के करीब 18 लाख शेयर्स बेचे हैं। 123 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये हिस्सेदारी बेची गई है और 0.7% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी बैठती है। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी और बिकवाली हुई हैं। मुकद में प्रमोटर्स ने 25 से 26 फरवरी के बीच कंपनी के करीब 55,000 शेयर्स खरीदे हैं और केएनआर कंस्ट्रक्शंस में बिकवाली हुई है प्रमोटर्स की तरफ से। यहाँ 26 फरवरी को प्रमोटर्स ने करीब 3 लाख शेयर्स बेचे हैं कंपनी के। ठीक है, ये कुछ एक और अहम खबरें हैं। अब दिवांशी से ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी जान लेते हैं। दिवांशी बताएं आप। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो जो जीडीपी के आंकड़े आए थे उस पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस है सबसे पहले तो ये मानते हैं कि जो आंकड़े हैं वो अनुमान से थोड़े से कम आते हुए दिखे, लेकिन इसकी वजह से जो एस्टिमेट्स हैं आगे चल के वहाँ पे कोई कमी नहीं की उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जो सरकार की जो स्पेंडिंग है और साथ ही जो एग्री आउटपुट है उसी के चलते यहाँ पे नंबर्स थोड़े से कम आते हुए दिखे। रियल एस्टेट पे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है, ये यहाँ पे क्रेडिट स्विस मानता है। और 2 ब्रोकिंग हाउसेस क्रेडिट स्विस और नोमुरा दोनों मानते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े से कम आ सकते हैं, इसके चलते आरबीआई दरें घटा सकती है आने वाली पॉलिसी में। साथ ही अब स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पर नजर करते हैं। सबसे पहले भारतीय एयरटेल। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे कंपनी जो पूंजी जुटाने पर यहाँ पे बातचीत कर रही है उसके बाद कोई भी ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने लक्ष्य नहीं बढ़ाए हैं। और क्रेडिट स्विस तो ये मानता है कि यहाँ पे जो सेटलिंग प्राइस है ये पूंजी जुटाने के बाद वो 297 होनी चाहिए, जो करीब यहाँ से 6 से 7% नीचे है। और प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है इसके बाद वो क्या होती है इस पर फोकस करेगी, जहाँ सीएलए से ये मानती है कि सारी मंजूरियाँ मिलने के बाद वो यहाँ पे अनुमान बढ़ा सकती है। फिलहाल खरीदारी की राय और लक्ष्य 410 का दे रहे हैं। और साथ ही वो ये मानते हैं कि जो प्रति शेयर घाटा है वो यहाँ पे लगभग 44% तक कम हो सकता है। जो ईपीएस का अनुमान है वो उन्होंने 42% तक बढ़ाने की बात की है। यूबीएस भी 415 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और सिटी भी यहाँ पे 390 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। यूबीएस की चेन्नई पेट्रो पे रिपोर्ट आई है जहाँ पे जो लक्ष्य वो काफ़ी बड़े हैं। 470 से उन्होंने घटाकर 400 तक के किए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से करीब डबल है ये टारगेट्स। वो मानते हैं जो कोर रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके मार्जिन या स्प्रेड्स यहाँ पे थोड़े से घट रहे हैं, उसी के चलते ईपीएस का अनुमान उन्होंने घटाया है। आज मेटल्स पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच और जेपी मॉर्गन ये दोनों पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ये मानता है कि आज टाटा स्टील के लिए पॉजिटिव है, खरीदारी की राय और 600 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। आयरन ओर की जो कीमतें यहाँ पे बढ़ रही हैं उससे वैश्विक मार्केट में जो मार्जिन है वहाँ पे काफ़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। चौथी तिमाही का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव कर दिया है। और जेपी मॉर्गन स्टील पर पॉजिटिव है, 78 तक के लक्ष्य वो यहाँ पे सुझा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एक अहम रिपोर्ट्स हैं। उसमें सेल की रिपोर्ट ध्यान देने वाली है। 48 का भाव है, 78 रुपये की रिपोर्ट यहाँ पे वापस आती हुई दिख रही है। आशु मदाना आज काफ़ी खुश होंगे जब वो कह भी रहे थे कि सेल के प्राइस और यहाँ से बढ़ जाएंगे। सेल अब यहाँ से बढ़ने की तैयारी है। आज एक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत मेटल्स रिकवरी दिखा सकते हैं, तो देखते हैं आज कितना कुछ एक्शन होता है। एक्शन की करते हैं शुरुआत। अविनाश जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और दिल्ली से भी हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुराल जी और राकेश जी। ओह, आज से सब लोग कॉलर टी शर्ट्स में, फ्राइडे ड्रेसिंग। ओके, सचिन जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट तो बंसल जी को ही माना जाए। बंसल, वैसे बंसल जी आज अभिनंदन आ रहे हैं और बंसल जी जा रहे हैं। 7 दिन के लिए जा रहे हैं बंसल जी, 7 दिन के लिए जा रहे हैं बंसल जी। छुट्टी पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा अगले हफ्ते। हाँ, आज दोपहर को शायद उनसे हमारा साथ छूट जाए। चिंता न करें, बंसल जी जा रहे हैं दुबई घूमने के लिए, लेकिन हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इस बात की हमें बहुत खुशी है। बंसल जी गुड मॉर्निंग। फिर शुरुआत अभी सर सोने वाला गिफ्ट होना चाहिए। तो शुरुआत कीजिए सर आज की अपनी पिक्स के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी आज 2 पिक्स हैं और दोनों खरीदारी की हैं कैश सेगमेंट से। पहला है डेल्टा कॉप को अनिल जी खरीदारी की राय है, 231 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 270 के टारगेट के लिए डेल्टा कॉप को खरीदना चाहिए। दूसरी एक बाई पिक है अनिल जी ग्रेन्यूल्स पर, ये भी काफी अच्छा लग रहा है और इसके पिछली तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, तब स्टॉक चला था और करेक्शन दी थी, अब दोबारा एक बड़ा रिवर्सल चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। 93 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेन्यूल्स को खरीदने की राय है 108 के टारगेट के लिए।
कुणाल जी, आप अपनी पिक्स भी दें, उससे पहले एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। आमतौर पर अगर हम किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और बंसल जी को हम उस चर्चा में शामिल ना करें, उनका मन हो ना, तो वो हाथ भी खड़ा कर देते हैं, मैसेज भी कर देते हैं, मुझे भी इस पर कुछ कहना है। आज ये गिफ्ट वाली बात बड़ी आसानी से टाल गए हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए? और क्या आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट दे दी है बंसल जी को बनाकर? मेरा विचार ये था कि एक बार ये वहाँ सकुशल पहुंच जाएं, उसके बाद फिर इनको व्हाट्सएप से भेजूंगा एक लंबी चौड़ी लिस्ट, तो जिसको भी जो मंगवाना है मुझे बता दीजिए। मैं बिल्कुल, बताइए जो है आज की अपनी पिक्स बताइए। अरे जी, 2 काउंटर जहाँ पर खरीदारी की राय है। सबसे पहले तो सिप्ला, जिसपे मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट कल आते हुए दिखा, और मुझे लगता है कि सिप्ला में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 567 के टारगेट से बाय करें, 545 पर स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा काउंटर है अडानी पावर, इसमें हमने ब्रेकआउट देखा था, इस स्टॉक में मुझे लगता है कि अब वापस से तेजी बनेगी। 2 दिन पहले बड़ी तेजी देखी गई थी और कल भी एक्सपायरी के समय अच्छी तेजी दिखाकर ये स्टॉक बंद हुआ। अडानी पावर मुझे लगता है कि 52-53 के लेवल्स दिखाएगा, यहाँ पर 47 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बाय किराए है। तो 2 काउंटर्स खरीदारी के लिए, सिप्ला और अडानी पावर। ठीक है, सिप्ला और अदानी पावर पे कर सकते हैं आप खरीदारी। आज तो खैर बैन में भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे है सीरीज़ का, तो अदानी पावर में एक बार खरीदारी आप देख सकते हैं। अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड कौन से सर? डिम्पी, हमको 2 स्टॉक्स पसंद है। पहला तो ऑटो स्पेस में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। पहले तो आज ऑटो के नंबर्स आएंगे, हमको लग रहा है कि यहाँ के जो ट्रैक्टर नंबर आएंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, ये भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट M&M को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। इनका ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्ट रेवा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमको लग रहा है ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। काफ़ी ऊपरी लेवल से गिरा है, यहाँ पे करीबन 725-730 का टारगेट लेके खरीदा जा सकता है। और दूसरा स्टॉक रहेगा हिमाद्री स्पेशलिटी। हमको लग रहा है कि ये लिथियम बैटरीज बनाने के लिए जो इनपुट्स बनाती है, इसमें डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले करेगी। और जिस प्रकार का फोकस अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, 3 साल के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, ये डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स को इम्पैक्ट करेगी। फाइनेंशियल्स भी 3rd क्वार्टर में करीबन 25% प्रॉफिट बढ़ा है, और हमको लग रहा है से भी एक अच्छी खरीदारी का एक मौका बन सकता है। करीबन 150 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदारी करें। ओके, तो ये वो तमाम स्टॉक से जहाँ पर एक्शन दिखने वाला है। आज हमारे एक्सपर्ट्स ने सबने 2-2 रिकमेंडेशन दिए, और बढ़िया बात है कि 6 की 6 अभी तक खरीदारी की आई है। सचिन जी हमारे साथ है, सच्चिदानंद उत्तेकर, और सचिन जी की भी पिक्स ले ली जाए। सचिन जी, अरे वाह, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप एकदम। काफ़ी दिनों बाद आए हैं, काफ़ी दिनों बाद भी दिखे, एकदम तरोताज़ा दिखने एकदम। बताइए सर, फ्रेश पिक्स आपकी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। जो मेरे तीनों रिकमेंडेशन जो तीनों लॉन्ग साइड पे है, इनफैक्ट 2 ऑटो रिलेटेड ही है। सियाट उसमें से पहला होगा। 1090 के आसपास स्टॉक कोट करा है। जिस तरीके से वीकली यहाँ पर डेटा देखा जा रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे इंस्टॉल हो गया है, और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये इंडिकेट करा है कि ये जो मूवमेंट अभी फिलहाल शुरू हुई है वो 1140 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो 1068 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए सियाट में। सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक ऑप्शन थ्रू पार्टिसिपेट करने के लिए दूंगा। अशोक लीलैंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 9 महीने की गिरावट के बाद यहाँ पर थोड़ा अच्छा पॉजिटिव डेटा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम वीकली बेसिस पे ही देखें तो काफ़ी समय से यहाँ पर भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से कल के सत्र में वापस रोलओवर्स हुए और जिस तरीके से डेटा यहाँ पर बन रहा है, आई थिंक यहाँ पर शुरुआत हो रही है वापस एक बार 100 के लेवल्स छूने की। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर मूवमेंट को स्ट्रैटेजी बुल कॉल स्प्रेड थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ पर एक लॉट आपको 85 के कॉल ऑप्शन का लेना है, उसके अगेंस्ट 90 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको बेचना है। टोटल कंबाइंड स्प्रेड इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में है अराउंड 2.3 का। स्टॉप लॉस होगा स्प्रेड का अराउंड 1 का, और एक मिनिमम टारगेट होगा अराउंड 6 तक का। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते तक मिनिमम होल्ड करनी चाहिए। और लास्ट कॉल होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, जहाँ पर लगातार ये पर्टिकुलर स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ऑस्किलेट कर रहा था। वापस पिछले हफ्ते में एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पर नजर आया है लोअर बाउंड से, इंडिकेट कर रहा है कि ये मूवमेंट 575 590 तक एक्सटेंड हो सकती है। कंडीशनल बाय होगा 550 के ऊपर आपको लेना है, 541 का स्टॉप लॉस होगा और 575 का फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, 570 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, कल भी बाजार में ये अच्छा चल रहा था। एक C8 का मेरे को टारगेट और बताएं आप वापस से सचिन। C8 1140 का टारगेट होगा, 1140 का टारगेट एंड 1068 का स्टॉप लॉस।
1060 का स्टॉप लॉस है, 1168 ओके, 1068 का एक स्टॉप लॉस आप रखें 1068 का, और 1140 आपका टारगेट हो जाएगा। तो C8 पे आप खरीदारी करके चलें, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करें, बट अशोक लेलैंड को कंडीशनल बाय होगा, कंडीशनल सेल होगा, इसलिए ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लें, ये आपके लिए सौदे बन रहे हैं। तो आज के ट्रेड ज़्यादातर बुलिश है, और SGX निफ्टी भी इस बीच हरे निशान में आ चुका है। SGX निफ्टी के अंदर इस समय जो पोजीशन आना ही चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि इस खबर के दम पर तो मजबूत खुलना चाहिए, क्यों पता नहीं लाल निशान में था। 10,870 नहीं, इससे भी मतलब 10,870 और प्रीमियम आप निकाल 40-50 पॉइंट की, तो मजबूती के साथ खुलना चाहिए। मेरा ये समझना है कि कम से कम 10,825 के आसपास, 10,800, 10,825, 10,825 तो बनता ही है कैश में, इन लेवल के आसपास खुलना, उतना तो खुलना ही चाहिए। आइए कुछ और स्टॉक जो एक्शन में रहेंगे वहाँ पर राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। भारतीय एयरटेल, जरा इसके बारे में राय दीजिए कुणाल जी। 220 रुपये पर एक राइट्स इशू आ रहा है, हर 67 शेयर के सामने 19 शेयर दिए जाएंगे, लगभग 20% का इक्विटी डाइल्यूशन है। ब्रोकरेज बहुत खुश नहीं है इससे, ये बताइए क्या स्टॉक कमज़ोर हो सकता है, यदि हाँ तो कितना? देखिए अनिल जी, इसमें एक सपोर्ट है 300-305 के आसपास, जहां से हमने इसमें एक तेजी बनते देखी है, और फिर ये लगभग 325-26 तक गया, वहां से वापस नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 310 का भाव भी आज आपको देखने को मिल सकता है, और 310 के नीचे गया तो 300 पे बड़ा सपोर्ट है। तो 310 और 300 ये दो पड़ाव है नीचे की ओर। ओवरऑल स्ट्रक्चर रेंज बाउंड है, किसी का खास गिरावट की भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 10 से 15 रुपए की गिरावट बिल्कुल मुमकिन। सचिन, आज JP मॉर्गन पे JP मॉर्गन की इनफैक्ट सेल पे एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि 78 तक हो जाएगा। इस पूरी सीरीज़ में किसी ने कंसोलिडेट किया स्टील वाली कंपनीज में तो सेल था 46, 48, 50 तक भी गया है शेयर। अभी अगली सीरीज़ में जिनको पहला सौदा बनाना हो स्टील में, वो सेल के फ्यूचर्स को लॉन्ग कर ले क्या पूरी सीरीज़ के लिए? आई थिंक जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पर रिबाउंड हुआ है 45 के आसपास, एक अच्छा बेस बन चुका है। ऊपर के लेवल्स अगर देखें तो आई थिंक इमीडिएटली 55, 56 तक तो हेडरूम ज़रूर है, तो 70 के लिए नहीं बट डेफिनेटली 55 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। 45 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा। ओके, तो ये आपके लिए राय है। एक और स्टॉक है L&T, जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। जो मामला था कोंग्निजेंट ने कहा था वहाँ पर कि, और जुर्माना भी भरा था अमेरिका में, कि हमने कुछ यहाँ पर वो 1-2 प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत दी है, वो L&T के थ्रू दी, L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। L&T ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर कट हो गया, मामला आ भी गया बाहर के, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, L&T पर आपकी राय? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी मुझे लग रहा है कि इस न्यूज़ फ्लो से कोई बड़ा दबाव स्टॉक पे आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, और अर्निंग्स तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी तरह से इम्पैक्ट रहेगी। हालांकि थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो आया है ये भी कहता है कि L&T कोई एक्सटर्नल पार्टी को अभी कहने वाला है कि इस मामले को पूरी तरह से सुलझा ले। बट ओवरऑल अगर हम ऑर्डर बुक देखें प्लस जिस प्रकार के मैक्रो कंडीशंस देखें, एक अच्छी बात जो एक्सपेक्ट मार्केट कर रहा है वो ये है कि आने वाले जो RBI की पॉलिसी है वहाँ पे और एक रेट कट आने की उम्मीद है। तो अगर रेट कट्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली इंफ्रा कंपनी जैसे L&T के लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ पे ज़रूर खरीदना चाहिए, अगर लंबी अवधि का प्लान है तो इसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। बंसल जी, इस बीच अविनाश जी ने आज हिमाद्री केमिकल दिया है, ये फेम 2 जो पॉलिसी आई है जिसमें लिथियम बैटरी का बहुत इस्तेमाल होगा ई व्हीकल्स के तौर पर, उसको ध्यान में रखते हुए कल भी आपको ये शेयर काफ़ी पसंद था। मेरे को आज का भी बता दीजिए, आज इसमें क्या करना है, आज की रेंज क्या होगी? देखिए डिम्पी, अगर आप हिमाद्री केमिकल की बात करें तो टेक्निकली इस स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा बेस बनाया है, 117-118 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और इसमें अगर आप रेंज की बात करें तो नीचे में 112 एक सपोर्ट है, टेक्निकली ऊपर में 121, 122 एक रेजिस्टेंस है। 122 के ऊपर निकलेगा डिम्पी, तभी यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मतलब आज कुल मिला के 112 से 122 की रेंज में रहेगा, आप यही कह रहे हैं बंसल जी? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, मुझे लगता है कि इवन डिम्पी नीचे की रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है। नीचे में मुझे लगता है 114 की तरफ इंट्राडे के लिए एक बेस है, बट ऊपर में 122 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 122 टूटेगा तभी एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। अविनाश, ये कोल इंडिया पे आपका स्टांस क्या होगा, क्योंकि आज इसका बायबैक भी खुल रहा है?
235 के रेट पे ये खुलेगा, भाव होगा और 1050 करोड़ का बायबैक है ये। कल वीके शर्मा हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि इस भाव पे एक अच्छा डिविडेंड का प्ले भी है और एक अच्छा भाव से भी ठीक है जिस पे खरीदारी की जा सकती है, और आज बायबैक भी खुल रहा है 235 का भाव पे। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड प्ले आउट ज़रूर करेगा, और कोल इंडिया की खासियत है कि डिविडेंड यील्ड के लिए ज़्यादातर ये स्टॉक पॉपुलर है। हमको लग रहा है कि किसी को अगर डिविडेंड यील्ड का प्ले करना है तो डेफिनेटली इसको खरीदा जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में जिस प्रकार की वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुई है, लॉन्गर टर्म में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा पैसा यहाँ से बनने की उम्मीद रहेगी। तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कोई डिविडेंड स्ट्रिपिंग करना चाहता है तो ज़रूर करे, यहाँ पे डेफिनेटली एक मौका है। बायबैक भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, लेकिन साइज़ काफ़ी छोटी है, तो मुझे लग रहा है कि मे इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली स्टॉक को हेडविंड्स काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि लॉन्ग टर्म में हमको नहीं लग रहा है कि पीएसयू कंपनी से कोई बड़ा पैसा बन सकता है। कुणाल जी, एक बार जरा वेदांता के चार्ट आप देखिए, क्योंकि कल बाजार के क्लोज होते होते ये खबर आ गई थी कि वो दक्षिण अफ्रीका में अपना जिंक माइनिंग का जो कारोबार है उसको शुरू करना चाहते हैं। मेरे पास तो आंकड़ा भी था, 140 करोड़ डॉलर वो खर्च करेंगे, फिलहाल निवेश वहाँ पे करेंगे। वेदांता का गिरना बंद हो रहा है अब? आपको चार्ट पे से साइन दिख रहे हैं कि वेदांता पे कॉन्फिडेंस दिखाया जा सकता है? मैं इसको रख सकता हूँ इस पूरी सीरीज के लिए? देखिए, उसके लिए 182 की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है डिम्पी। तो हो सकता है कि कुछ उछाल बन जाए और एक बार के लिए आपको 175 180 के भाव दिख जाए, लेकिन 182 जब तक पार नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसके लिए बेस बन गया है और इसमें जो गिरावट हम कई महीनों से देख रहे हैं वो खत्म हो गई है। मुझे लगता है पुल बैक के बिल्कुल आसार हैं और पुल बैक में 180 तक के भाव आएंगे, लेकिन 182 पार होगा तभी ये डेंजर के बाहर आएगा। तो इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है उनको तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 165 रुपए पर रखें, 180 182 ये पहला टारगेट। ठीक है, इस बीच एक खबर और भी है जो कि मुथूट कैपिटल में क्या है। बंसल जी, जरा आपकी राय चाहता हूँ इस पे। ये है कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस की ये लिस्टिंग करा सकते हैं इसी महीने मार्च में, और आईपीओ के जरिए 500 करोड़ और ओएफएस के जरिए करीब 500 करोड़, कुल मिला के 1000 करोड़ होगा। तो इस पे क्या करना चाहिए? मुथूट कैपिटल 800 रुपये में बंद हुआ है कल। देखिए डिम्पी, बड़ा टेक्निकल रुझान तो अच्छा है, बट ये अभी तक तो रैली को लीड कर रहा था। अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम फाइनेंस को आउट परफॉर्म कर रहा था, बट अभी शॉर्ट टर्म में वो आउट परफॉर्मेंस खत्म हुई है और स्टॉक साइडवेज जोन के अंदर है। मेरा ऐसा मानना है डिम्पी, इस स्टॉक को खरीद के चलना चाहिए। यहाँ पर 770 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए डिम्पी, क्लोजिंग बेसिस का। 770 के नीचे की क्लोजिंग दे तब यहाँ से निकलना चाहिए, और टारगेट थोड़े एग्रेसिव है, 938 का टारगेट रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है, खरीदारी की राय रहेगी मुथूट कैपिटल पर। खरीदारी की राय, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। लेकिन एक और स्टॉक है, सचिन जी जरा इसके बारे में बताइए, वो है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो में यूबीएस की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने टारगेट घटाया है, 470 से घटाकर कर दिया है 400 रुपये का लक्ष्य। चेन्नई पेट्रो में क्या कुछ कमजोरी हो सकती है? वैसे तो 228 पर कर रहा है, ये मतलब कब 228 तक कब लाएंगे लक्ष्य, ये पता नहीं है। अभी भी लगभग दुगुना है। मतलब एक वो पुरानी कहावत आपने सुनी है क्या, सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना? मतलब सांप के मतलब तो अजगर वजगर सब निकल, मतलब कोई अभी मतलब आधे से अभी तक 400 पे रुके हुए हैं, 470 वाला टारगेट 470। तो इसका मतलब ये है कि इनके हिसाब से तो 200 रुपये का डिस्काउंट हमको आ रहा है। हाँ। क्या करना है? नहीं, आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से तो यहाँ पर डेटा पॉजिटिव है। इनफैक्ट जिस तरीके से रिबाउंड हुआ है और फॉलो थ्रू मूवमेंट आ रही है, आई थिंक हेडरूम काफ़ी ओपन है अराउंड 245 250 तक की। तो आई थिंक यहाँ पर उछाल और एक्सटेंड हो सकती है, बट इतने बड़े टारगेट्स अभी भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर काफ़ी वीक ही रहा है। इनफैक्ट 8 हफ्तों के गिरावट के बाद ये 2 हफ्तों की रिलीफ है, तो ये रिलीफ रैली एक्सटेंड हो सकती है 245 250 तक। 100% यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको ना 216 का क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना चाहिए अगर आप अभी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट जिसमें करते हो। बट आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज तो ये काफ़ी वीक रहा है, एक टेम्पररी बाउंस बैक हो सकता है। 245 250 के आसपास वापस रिव्यू करना चाहिए। कुणाल जी, मदरसा सुमे पे भी एक खबर आई है, कल की क्लोजिंग आपको याद ही होगा, कल काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कल वादा बाजार के हिसाब से भी इसमें अच्छी कवरिंग हुई थी। खबर यह है कि यूके की कंपनी जो बोम्बार्डियर है उसके कुछ एसेट्स खरीद सकती है, और एसेट्स खरीद के आगे चल के एक्सपेंड ही करेगी। रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाएगी, सिस्टम्स का उत्पादन करेगी, और कुछ एक हो सकता है कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए, जो बोम्बार्डियर्स के एसेट खरीदेगी। तो मदरसा सुमी पे जरा आपकी राय, कल की क्लोजिंग आज की पॉजिटिव खबर के बाद।
देखिए, अगर केवल कल के मूव को ना देखें डिप्पी और पूरे पिछले सप्ताह के मूव को अगर आप असेस करें तो आप देखते हैं कि निचले स्तरों से मदरसन सुमी में एक शानदार पुलबैक आते हुए हमने देखा है। इस काउंटर ने लगभग 135 के आसपास लो लगाया और फिर 162 तक इसमें 20% की तेजी देख चुके हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर काफी सुधरा है पहले की तुलना में और ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें 170 175 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज में भी मुझे लगता है कि एक आउट परफॉर्मर साबित होगा। मदरसन सुमी जिनके पास लॉन्ग्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए। 155 का स्टॉप लॉस रखें, 175 का पहला टारगेट। इस बीच आज एक खबर नीचे भी आप ब्रेकिंग पे भी देख पा रहे हैं, नालको का इंटीरियम डिविडेंड को अंतरिम डिविडेंड जो दिया है इस 4.5 रुपए का आ गया। हाँ, 4 रुपए 55 पैसे का है, 50 रुपए का शेयर है, 4.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया। परसेंट के हिसाब से 9%। तो यही डिविडेंड ये भी इंटरिम मतलब एफडी से ज्यादा का रेट तो इनका सिर्फ इंटीरियम डिविडेंड का ही आ गया। जो एनुअल डिविडेंड होता है वो अलग है। अविनाश जी, मुंह में पानी आ रहा है देख के। बिल्कुल, इनफैक्ट ऐसा डिविडेंड मिलना बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 3.5 रुपए का आप मेरे ख्याल से 3.5 रुपए की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो भी मतलब मैं 3.5 भी डर के बोल रहा था, ज्यादा सोच के बोल रहा था। 4.5 तो बहुत हो गया भाई। नहीं, इनफैक्ट इनके पास जो कैश है और प्लस जो डिविडेंड पॉलिसी है इनकी बहुत ही लिबरल है और मुझे लग रहा है इस न्यूज़ पे डेफिनेटली अच्छी तेज़ी आज ज़रूर देखने को मिल सकती है। ठीक है, डिविडेंड की अनाउंसमेंट बड़ी है तो इस पे आज अच्छी तेज़ी मिल सकती है। हालांकि इसमें सरकार भी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगी क्योंकि सरकार की होल्डिंग भी है, बट 4.5 रुपये से ज़्यादा का इंटीरियम डिविडेंड है। ये एनुअल डिविडेंड नहीं है, बीच का दिया हुआ डिविडेंड है जो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। खैर, इस बीच 2 शेयर जो पहले वादा के हिस्से हुआ करते थे आज से वो नहीं है। एक तो आरकॉम नहीं है, दूसरा श्री इंफ्रा नहीं है। श्री इंफ्रा पे जरा सचिन आपकी रिकमेंडेशन। अब ये वायदा का हिस्सा नहीं है, 20% के सर्किट पे काम करेगा। 27 रुपए के आसपास अभी भी कोट कर रहा है। आई थिंक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। इनफैक्ट ऊपर के लेवल्स देखे तो आई थिंक 30 पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे निकल नहीं जाता, आई थिंक तब तक रिलीफ नहीं बन सकती स्टॉक में। और नीचे में देखे तो आई थिंक 20-21 के आसपास सपोर्ट है। आई थिंक इसी दायरे में रह सकता है स्टॉक। क्लियरली अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेटिव है, रेंज बाउंड है, तो यहाँ पर इमीडिएटली कोई फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह नहीं होगी। ठीक है बंसल जी, कल एक बल्क डील हुई है टाटा मोटर्स के डीवीआर पर। एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने कल करीब 37 लाख शेयर इसके खरीदे हैं और ये भाव है 87 रुपये 74 पैसे के रेट पे। कल 87-70 पे जाके बंद हुआ है। ये इक्विटी करीब 0.73% बनती है। इसका क्या मतलब समझे कि अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस भाव पे खरीदा है तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर को भी ले लेना चाहिए। देखिए डिम्पी, बीटन डाउन स्टॉक है। टेक्निकल रुझान देखिए ट्रेडिंग की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है, बट डिम्पी आपको नहीं लगता कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लेट एक्शन लिया है? जब इसके नतीजे आए थे टाटा मोटर्स के और एक बड़ा लॉस दिखाया था और क्रॉस द चैनल्स यहाँ पे बिकवाली की राय थी, तब मुझे ध्यान है अनिल जी ने नीचे में टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए बोला था और बोला था कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो डिम्पी वो स्तर जो थे मेरे ख्याल से नीचे में अनिल जी ने 140 के अराउंड बोला था कि यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर कोई टेक्निकली ट्रेडिंग के नजरिए से कोई खरीदारी के लिए मोमेंटम के लिए कोई पैटर्न नहीं है, बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट पे विजिबल है जो ये संकेत करती है कहीं ना कहीं वर्स्ट ओवर है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद वर्स्ट ओवर है टाटा मोटर्स के लिए, गिरावट पे खरीदना चाहिए। ठीक है, टाटा मोटर्स को गिरावट पे आप एक बार खरीद सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ उसी नतीजों के बाद मैनेजमेंट का अभी बयान आया कि अब उनका फोकस टाटा मोटर्स के रिवाइवल पे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उस दिन के बाद से खैर टाटा मोटर्स ने वो लेवल नहीं दिखाए जो उस गिरावट के गैप के साथ दिखाए थे, उसकी वजह से कुछ सुधार ही हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा 1-2 शेयर और भी है। वोडाफोन पे भी एक खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया के राइट्स इशू को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो इस पे अविनाश एक बार आपके रिकमेंडेशन, कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर ये खबर जिस दिन आई थी उस दिन हम तो हैरान हो रहे थे, 25,000 करोड़ का राइट इशू, आज कैबिनेट की अप्रूवल है, कोई फ़र्क होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें डिप्पी, तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो इक्विटी डाइल्यूशन भी आएगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा और आगे आने वाले सालों में बड़ी इक्विटी पे अर्निंग्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रैक्शन है उसको दिखाने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो इस शेयर में कोई बड़ी अर्निंग्स सरप्राइज आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये डेफिनेटली अवॉइडेबल स्टॉक रहेगा इवन एट द करंट लेवल्स। ठीक है, एक वैसे थोड़ा सुस्त शेयर है लेकिन इस बार की सीरीज़ के अंदर वो अच्छे परफॉर्मेंस भी देके गया था, वो था ONGC
210 का लक्ष्य, मैक्वारी की रिपोर्ट आउट परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं। सचिन जरा एक बार बताएं, इस सीरीज में कितना रिटर्न मिल सकता है? 2-5% की गुंजाइश है? देखिए ओएनजीसी में 150 एक निर्णायक लेवल होगा। इनफैक्ट अगर 150 का लेवल अगले हफ्ते में ही अगर डिफेंड हो जाता है और ब्रेकआउट आ जाता है तो आई थिंक ऊपर में काफ़ी हेडरूम है 160-165 के रेंज तक। तो आई थिंक एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। वहाँ पर अगर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा तभी होगा अराउंड 145 का, बट फिलहाल मैं अवॉइड करूँगा। मैं इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को एस्टैब्लिश होने के लिए वेट करूँगा ताकि 165 तक की हेडरूम हम आराम से खेल सकें। एक इन्फोसिस पे खबर है, हालांकि खबर का भाव से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ सेंटिमेंट से ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किरण मजूमदार शॉ, जो कि बायोकॉन की सीएमडी हैं, उन्होंने, क्योंकि वो इसके बोर्ड में है, तो करीब 9.5 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है, क्योंकि ट्रेडिंग की उनके पास मंजूरी नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने 1600 शेयर खरीदे, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बनता है, जिसके तहत 9.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भाव से और इस जुर्माने से कुछ ज़्यादा बड़ा इन्फोसिस पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ सेंटीमेंट के तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है। एक बार कुणाल जी इस पे जरा आपकी राय इन्फोसिस पे। देखिए मुझे लगता है कि इन्फोसिस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें डिम्पी, तो एक सपोर्ट है इन्फोसिस के लिए और ये सपोर्ट 725 के आसपास है। मुझे लगता है कि खबर का तो कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन अगर 725 का स्तर टूट गया तो आपको इन्फोसिस में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखेगा, जिसका कि टारगेट जो है वो 690 रुपए के आसपास है। तो 725 के नीचे शॉर्ट करने की राय है, 690 का लक्ष्य होगा। और अगर 725 के नीचे फिसला तो 734 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें और 725 के नीचे 690 के टारगेट से मेरी राय में बेचा जाना चाहिए। अविनाश जी, आपकी लिस्ट में ना एक M&M कंपनी है, जो कि आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर डिवीजन के सेल्स के नंबर ठीक होंगे। M&M फाइनेंस को भी ले सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है लेने के लिए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो M&M के ट्रैक्टर फाइनेंस होते हैं वो M&M फाइनेंस से ही होते हैं। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कमेंट्री थी, प्लस जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस लगातार कम हो रहा है, डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जो FY20 का साल रहेगा वो इनके लिए डेफिनेटली पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा होना चाहिए। होपफुली अगर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं आने वाले पॉलिसी में, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा फैक्टर रहेगा कि इनके लिए जो फाइनेंसिंग है वो थोड़ी सी और रीजनेबल हो जाएगी। तो ओवरऑल डेफिनेटली हेडविंड्स पॉजिटिव है। कुणाल जी, एक और शेयर है जो कल आपने बताया भी था, रिलायंस इंफ्रा शॉर्ट कीजिए। ना केवल आपने शॉर्ट करने की राय दी थी, निवेशकों ने शॉर्ट किया होगा, ट्रेडर्स ने, बल्कि STCI फाइनेंस ने भी कल इसको बेचा है और कल करीब 18.5 लाख शेयर बेचे गए 123 रुपये 80 पैसे के भाव पर, और इक्विटी का करीब 0.25% के आसपास बनता है। अभी और टूटेगा? देखिए बिल्कुल टूटना चाहिए डिम्पी। देखिए इस काउंटर में जैसे मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि इसमें एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकडाउन कल आते हुए हमने देखा। कल हमारा इंट्राडे टारगेट तो हासिल हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे लंबी अवधि के टारगेट है 110 रुपए के आसपास, वो भी मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रा में आते हुए दिखेंगे। तो अब एक स्टॉप लॉस रखे 126 रुपए पर, जिन्होंने कल से शॉर्ट होल्ड किया हुआ है, और मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। 110 रुपए का लक्ष्य है। स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है और बाजार में जैसे ही गिरावट आएगी, आपको सबसे ज्यादा गिरावट रिलायंस इंफ्रा में आते हुए दिखेगी। मेरी राय में शॉर्ट्स को होल्ड करना चाहिए। ठीक है सचिन, कल बैंकिंग को लेकर काफ़ी मूव था। अब कल आशु मदान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने क्लोजिंग में उनको एक स्ट्रेटजी भी दी थी। कल खैर थी वो सिर्फ डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से, वो था कि येस बैंक चलेगा और कोटक टूटेगा। आज की सिचुएशन भी यही है कि कोटक को शॉर्ट करके चले शुरुआत में, येस बैंक को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत लोग उस स्ट्रेटजी को लेकर ट्वीट भी कर रहे थे कि पहली चीज़ तो ये कि अगर 4-5 रुपये में 5 रुपये में कोटक महिंद्रा बैंक का आप पुट खरीद रहे हैं और 2 रुपये में अगर आप येस बैंक का कॉल खरीद के एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो जिन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही कि आशु मदान जी की स्ट्रेटजी गलत होगी, मैं उन्हें समझा दूँ। एक्सपायरी का ट्रेड करने का अपना तरीका होता है। ये उस तरह का ट्रेड होता है, या तो 0 होता है या 2, 3, 4 गुना आता है। या तो येस बैंक के कॉल में आपके 2 रुपये चले जाएंगे या फिर आपके 5 से 7-8 रुपये आएंगे। तो वो सोचकर आप ट्रेड करें। और एक्सपायरी के ट्रेड है, ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड सही पड़े ही पड़े। और वैसे भी देखिए जहाँ 231 के आसपास जहाँ उन्होंने कॉल दिया, लगभग उन्हीं के आसपास बंद हुआ है। तो कल सीरीज खत्म हो रही थी अगर और कोटक महिंद्रा बैंक जहाँ उन्होंने बोला उसके 2-4 रुपये नीचे ही बंद हुआ है। ठीक है, जिस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहेंगे स्टॉक ज़रूरी नहीं कि जैसा सोचे वैसा हो ही हो। और लिमिटेड रिस्क में आप ट्रेड करते हैं, आखिरी आधे पौन घंटे में ट्रेड, आखिरी आधे पौन घंटे में इतना पैसा थोड़ी बना लेंगे कि फ्लैट खरीद ले, मकान बना ले। राइट। तो ये उस तरह के ट्रेड है। इसलिए जो लोग दुखी हो रहे हैं
मैं आशु जी के ब्याह पे, आशु जी तो मतलब वो विनम्रता से कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहुत कुछ लोगों को मैंने ट्विटर पे ब्लॉग भी किया है। अगर आप लोगों को वो समझ नहीं कि एक्सपायरी का ट्रेड कैसे लिया जाए तो पहले समझिए। और आशु जी ने बहुत क्लियर कहा कि ये जाने को 2 रुपये हैं, 2 रुपये जा सकते हैं, जाने को 4 रुपये। अब कोटक महिंद्रा बैंक में आप 4 या 5 रुपये या 6 रुपये की रिस्क लेकर ट्रेड नहीं कर सकते, आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो ये जब भी एक्सपायरी के ट्रेड होंगे, एक्सपायरी के ट्रेड हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले होते हैं। और इसमें तो रिस्क भी कोई खास इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसमें कि लोग दुखी हों, लेकिन जो लोग दुखी हों उनके लिए फिर बता दें कि आप जब एक्सपायरी के ट्रेड कर रहे हैं, और स्पेशली जब, और कई बार मैं भी कहता हूँ कि ये हाई रिस्क ट्रेड है, तो फिर आप वो सोच के ट्रेड कीजिएगा। हाँ सचिन, तो इन दोनों में अभी भी कोटक वीक ही है और यस ठीक ही है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट डायरेक्शन अगर हम देखें तो आई थिंक कोटक में 1190-1200 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और अभी फिलहाल 1210 के आसपास कोट करा है। तो आई थिंक थोड़ा सा लोअर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो सकता है, बट आई थिंक 1190 के आसपास मेरी सलाह होगी वहाँ पर इनफैक्ट थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। बट रिलेटिवली अगर हम येस बैंक देखें तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मेरा भी आउटलुक है कि अराउंड 245 के लेवल्स काफ़ी जल्द ही दिखने चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आई थिंक इमीडिएटली अगर किसी को बाय करना है तो मेरी सलाह होगी येस बैंक पे आप पॉजिटिव आउटलुक इमीडिएटली रखें, बट कोटक को थोड़ा सा और ड्रिफ्ट होने दीजिए। 1190-1200 के आसपास एक बेटर लेवल होगा फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे सारे शेयर्स के बारे में आपने राय समझ ही ली है।